हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अश्वनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं निर्माण स्टडी टाइम की यूट्यूब क्लासेस। दोस्तों, एक नया सेशन हमने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर जो है वो डाला है, जिसके अंदर हम 11th की इकोनॉमिक्स करेंगे और इसके बाद हम 12th की इकोनॉमिक्स करेंगे। दोस्तों, ये ना स्कूल के बच्चों के लिए और जो गवर्नमेंट जॉब के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए काफ़ी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ दोनों जरूर ध्यान से देखें। तो क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो उसकी जड़ें हैं सब्जेक्ट की, वो एनसीईआरटी से जुड़ी भी होती हैं। ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन क्लासेस को जरूर देखिए, ताकि आपका एक बेसिक जो है वो तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज हमने 11th की इकोनॉमिक्स उठाई है, इसके बाद हम 12th की इकोनॉमिक्स भी करेंगे और फिर स्टैंडर्ड बुक पर स्विच कर जाएंगे। दोस्तों, हमने जो 11th की अगर बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में, तो पूरी इकोनॉमिक्स को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ताकि टॉपिक्स को समझने में आसानी रहे। तो उन 4 भागों में जो बांटा गया है, एक बार उसको देख लेते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, तो उसमें जो 11th क्लास का जो सिलेबस है उसको 4 भागों में किस प्रकार बांटा जाता है। और आप समझ के देखिए, आपको चीज़ें आसान लगेंगी। देखिए, अगर हम इसकी बात करें सिलेबस के बारे में तो एक बार इसका इंडेक्स देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विशेष सूची, जिसके अंदर इकाई 1 में विकास नीतियाँ और अनुभव, यानी कि 1947 से 90 के बीच में, जिसमें इसको 2 भागों में बांटा गया है, अध्याय 1 और अध्याय 2। दोस्तों जरा देखिए, इसमें ना ये बताया गया है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त, उस समय पर इंडिया की आर्थिक व्यवस्था कैसी रही होगी, यानी कि हमारे पास पैसा कितना रहा होगा, हमारी कृषि के जो यानी कि जो खेती वगैरह है वो कैसी रही होगी, हमारा बिजनेस का जो लेवल होगा वो कैसा रहा होगा, यानी कि हमारी बेसिकली देखा जाए तो उस टाइम हमारे हालात कैसे थे, उसके बारे में बात करी जा रही है। तो 1947 से 90 के बीच में, ठीक है ना। दूसरे अध्याय के अंदर 50 से 90 के बीच में देखो बताया गया। ठीक है ना। हुआ क्या था कि 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1950 में ही हमारा संविधान बना, जिसके बाद इलेक्शन हुए और एक सरकार आई, और उस सरकार ने फिर इकोनॉमी की जो हमारी थी उसको अच्छे से बेहतर बनाने का प्रयास शुरू किया। ठीक है ना। लेकिन अब हम देखेंगे कि अध्याय 1 के अंदर सिर्फ ये बताया जाएगा कि उस टाइम हमारे हालात कैसे थे और वो जो हालात बने थे उनके पीछे कारण क्या क्या रहे होंगे। दूसरे अध्याय के अंदर हमने क्या देखा है, 1950 से 1990 के बीच में हमने आर्थिक व्यवस्था को अच्छा बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया। अब ये 1950 से 1990 के बीच का ही जो टाइम पीरियड है वो क्यों दिया गया है, क्योंकि 1990 और 1991 के बीच में भारत की आर्थिक व्यवस्था कुछ ऐसी हो चुकी थी दोस्तों कि उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो हमने अपनी आर्थिक व्यवस्था के अंदर, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ सिस्टम में चेंज किया, जो कि एक मतलब बहुत ही इम्पैक्ट डाला जिसने हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है ना, हमारी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी इम्पैक्ट डाला। तो इसीलिए यहाँ 1991 से हमारी अर्थव्यवस्था का दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है, जो कि इकाई नंबर 2 में है। इसमें कहा गया है कि आर्थिक सुधार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे आर्थिक व्यवस्था काफ़ी खराब हो चुकी थी, तो उसकी वजह से 1991 में कुछ आर्थिक सुधार किए गए, उनका इम्पैक्ट क्या डलेगा वो हम इकाई 2 में पढ़ेंगे। अब हमने आर्थिक सुधार तो कर लिए, रूल तो बना लिए, लेकिन उनको फॉलो भी तो करना है ना। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए काफ़ी सिस्टम, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को संभालने में कुछ बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो उन बाधाओं यानी कि उन चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे कि वो चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं और उनसे लड़ने के लिए हमने क्या क्या किया। तो हम इकाई 3 में ये पढ़ेंगे, यानी कि पड़ाव 3। अब हमने बात करी कि हम इंडिया के अंदर ही, अपने घर के अंदर ही देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं कि कैसी बेरोजगारी है, कैसे पैसा कमाया जा रहा है, कैसे कमाना चाहिए, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन हमें ना दूसरे देशों के साथ भी कंपेयर करना चाहिए साथ के साथ, कि भाई हम तो इतना कमा रहे हैं लेकिन हमारे पड़ोसी देश कितना कमा रहे हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छे से चला पा रहे हैं। अगर हम नहीं चला पा रहे तो क्या कमियाँ हैं, उन जो पड़ोसी देश है वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी हमारे से अच्छी है या हमसे बुरी है। तो इसलिए हमने चौथे पड़ाव के अंदर, यानी कि चौथी इकाई के अंदर यही पढ़ेंगे कि पड़ोसी देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसकी तुलनात्मक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इकाई 1 और इकाई 1 का पहला अध्याय। ठीक है ना। इकाई 1 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे विकास नीतियाँ और अनुभव। ठीक है ना। तो 1947 से 90, तो इसके अंदर पहला ही अध्याय हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे उस शाम को जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब क्या कंडीशंस थी, यानी कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था क्या रही होगी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद दोस्तों आप सीख पाओगे कि 1947 में अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी, पहली बात। दूसरी बात कि ऐसा क्या कारण थे जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी और उनके पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे। ठीक है ना, उस चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप देखिए, इधर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत हमारे साम्राज्य की दूरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। ये किसने कहा, विक्टर अलेक्जेंडर रूस, जो कि 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वॉइसरॉय थे। कहना क्या चाहता है समझिए दोस्तों। जो ब्रिटेन के लोग थे, यानी कि इंग्लैंड के जो लोग भी कह सकते हो आप, वो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों को गुलाम बना के रखते थे। ठीक है ना। और उन्हें गुलाम क्यों बना के रखते थे कि भी उन देशों के अंदर जो कच्चा माल है उसको अपने देश में लेके जाएं और उस कच्चे माल से एक नया प्रोडक्ट बनाएं और वापस उन देशों को बेचें। एग्जाम्पल के तौर पर कच्चे माल को अगर मैं आपको समझाऊं तो कच्चे माल का मतलब होता है जैसे कि आप एक रुई ले लें, कपास, वो एक कच्चा माल है, लेकिन कपास से बनाया हुआ कपड़ा एक प्रोडक्ट है। ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि किसी देश से कपास लिया और अपने देश में लेकर कपड़ा बनाया और वापस उसी देश में लाकर बेच दिया। ठीक है ना। आप बेसिक समझ सकते हो। अब यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि
जब अगर किसी दूसरे गुलामी देश को अगर आज़ादी देती जाए ब्रिटेन वालों से तो इनको खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इंडिया को गुलामी से बचा दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, तो उनकी अर्थव्यवस्था पर, किन की अर्थव्यवस्था पर, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी गहरा नुकसान पड़ेगा। कारण क्या है दोस्तों, एक तो क्या है कि यहाँ पर कस्टमर ज़्यादा है इंडिया के पास, ठीक है ना, उनके सामान को खरीदने के लिए। दूसरा क्या है कि इंडिया के पास ना सोना चांदी काफ़ी था, जिसकी वजह से जब इंग्लैंड वाले इंडिया में सामान बेचेंगे तो उनको बदले में सोना चांदी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। हमारा इंडिया जो था वो ऐसे ही इसको सोने की चिड़िया नहीं बोला करते थे। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन नहीं किया था इंडिया में, उससे पहले पूरी दुनिया में हमारे इंडिया का जो बिजनेस है उसकी तूती बोलती थी। कैसे? हमारे यहाँ का कपड़ा दूसरे देशों में बिकता था, हमारे यहाँ का उगा हुआ अनाज भी दूसरे देशों में बिकने जाता था, हमारे यहाँ के जो बाकी जो ज्वेलरीज के जैसे हीरे होते थे या कुछ भी ऐसा सिस्टम जो था वो मतलब हम दूसरे देशों में जाकर बेचते थे, और उनको बेचने के बदले में हमें वहाँ से कुछ सोना चांदी मिलता था, और वो सोना चांदी इंडिया में आता था। तो इंडिया में सोना चांदी का भंडार हो गया था, इसीलिए इसको सोने की चिड़िया बोला जाता था। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंग्लैंड वालों को चीज़ समझ में आ गई कि इंडिया वाले जो हैं वो अच्छे कैपेबल कैसे बन पा रहे हैं, तो इससे बढ़िया जगह उनके लिए क्या हो सकती है। अगर उसको आज़ाद कर देते हैं इंडिया को तो उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अब इन सभी चीज़ों को हम थोड़ा डीपली समझेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। परिचय की बात करी जाए तो भारत का आर्थिक विकास, इस पुस्तक के अंदर हम ये समझेंगे कि गुलाम की अर्थव्यवस्था में, जब इंडिया की गुलामी अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जब गुलाम था तो अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ी। बेसिकली देखा जाए जब अंग्रेज जो थे, जब उन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बनाया था, तब हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। अब कैसे अच्छी थी समझिए इस बात को। हुआ क्या कि जब हिंदुस्तान आज़ाद था तो उस टाइम हमारी खुद की खेती होती थी, हर घर में एक छोटा मोटा कोई ना कोई बिजनेस होता ही था। कोई खेती करता था, कोई बढ़िया था मतलब दुकानें चलाता था, ठीक है ना, कोई सुनार था जो हीरे जवाहरात का काम करता था। तो इस प्रकार का एक पूरा सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ में था। कोई भी बंदा बेरोजगार नहीं था, सब अच्छा कमाते थे, अच्छा खाते थे, और खाने पीने की तो कोई टेंशन थी नहीं, क्योंकि हमारा अनाज इतना उग जाता था कि हमें किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता था। इसके बावजूद हम अपना सामान जो है दूसरे देशों में बेचते थे, तो वहाँ से हमारे को मिला हुआ जो धन था वो भी हम इंडिया में ले आते थे, ठीक है ना। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने शुरुआत में, तो आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, शुरुआत में तो वो बिजनेस करने आए थे इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारा बिजनेस काफ़ी पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी फैला हुआ था। आए बिजनेस के मामले में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, यहाँ के बिजनेस को ठप करना शुरू कर दिया। इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कैसे करता था कि कच्चा माल, ऐसा सिस्टम बना दिया इन्होंने इंडिया के अंदर कि हमारा जो इंडिया है वो सिर्फ कच्चा माल का प्रदाय तक ही सीमित रह गया। मतलब इंग्लैंड वालों को कच्चा माल ही बेच पा रहा था, कच्चे माल से कोई प्रोडक्ट बनाकर नहीं बेच पा रहा था, जैसे भी कपड़ा बना के नहीं बेच पा रहा है, सिर्फ रुई बेच पा रहा था। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि उपनिवेशक शासक के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि अंग्रेजी शासन की स्थापना से पहले भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पर जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय मुख्य स्रोत कृषि था। मतलब यहाँ पे हमारा जो मेन काम था पैसा कमाने का वो कृषि था, तो पैसा भी कमता था उससे, और हमारा खाने का भी पूरा बंदोबस्त हो जाता था। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियाँ हो रही थी, ठीक है ना। क्या कह रहे, कृषि तो थी लेकिन और काम भी थे। कौन कौन से काम थे? सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत को विश्व में, पूरे दुनिया में अलग ही इज्जत थी, मतलब सुविख्यात था, पॉपुलर था काफ़ी बड़े लेवल पर, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें बंगाल के सूती वस्त्र के बारे में, यहाँ पे आपको कॉलम में दिख भी रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा होता है, और इसका निर्माण बंगाल में खासकर जो आपका ढाका में होता है, और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर होता है। इस यहाँ पर ना मलमल का जो कपड़ा है उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। विदेशी जो लोग होते थे या बड़े जो शाही लोग होते थे वो इस कपड़े का प्रयोग करते थे, इसीलिए इस कपड़े को शाही मलमल या मलमल खास का नाम भी दिया जाता था, ठीक है। आप यहाँ से समझ सकते हो कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी रही होगी उस दौरान कि दूसरे देश के लोग और शाही लोग इसको पहनते थे और उसको शाही मखमल के नाम से भी जानते थे। काफ़ी अच्छी कंडीशन में थे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन जब उपनिवेशिक शासक आए, उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई दूसरा देश किसी छोटे देश को गुलाम रखता है तो उसका उपनिवेशिक बन जाता है, ठीक है ना। तो वे यहाँ पर आए तो उन्होंने शुरुआत में क्या किया कि यहाँ के जो लोग बिजनेस करते थे धीरे धीरे उनके बिजनेस को खराब करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, और अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि आप जब कोई काम करना चाहें या तो अपने आप को बड़ा कर लें या दूसरे को छोटा कर दें। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इंडिया की जो काम करने की क्षमता थी उसको कम करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर हर बंदा कुछ ना कुछ कमा रहा है, इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि इनके इसी सिस्टम को खत्म कर दिया जाए कि खुद कमाने के लायक ही ना बचें, इनके काम को ही ठप कर दिया जाए, ठीक है। इनके अंदर को उन्होंने काफ़ी एक्टिविटी को यूज़ किया। इसमें से एक एक्टिविटी थी कि उन्होंने ना राष्ट्रीय की और प्रति व्यक्ति आय, इन दोनों को कैलकुलेट कराई नहीं कभी, ठीक है। उनके आने से पहले इंडिया में क्या होता था कि सब अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इस बात की कि आप कितना इनकम कमाते हो। उनको बस इतना है कि भी हाँ हमारे पास इनकम आ रही है, ठीक है, हमारा खाने पीने का खर्चा चल रहा है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को तो पता था कि इनकम भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय, अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें दोस्तों, तो मान लीजिए कि 100 बंदे हैं और 100 बंदों में जो है 100 रुपये ही कमाए जा रहे हैं, 100 बंदे हैं और 100 ही रुपये कमा रहे हैं टोटल मिलाकर, तो हर बंदे के हिस्से में 1 रुपया आ गया, हर बंदे के हिस्से में 1 रुपया आ गया, यानी कि हमारे एक व्यक्ति को मिलने वाली आय 1 रुपया हो गई, यानी कि प्रति व्यक्ति आय 1 रुपया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी बंदे 1 रुपये कमा रहे होंगे, हो सकता है कोई बंदा 1 रुपया ना कमाए, 0 रुपये कमाए, लेकिन एक बंदा ऐसा जो 2 रुपये कमा रहा है। तो जब एवरेज निकाला जाता है तो एवरेज सबका बराबर बैठता है, तो वो होती है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। आशा है आप समझ गए होंगे। और राष्ट्रीय आय तो होगी कि पूरे राष्ट्र के अंदर सभी की इनकम को जोड़ दिया जाए और एक इनकम निकाल दी जाए कि पूरे राष्ट्र पूरे साल में कितने पैसे कमा रहा है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उन्होंने कभी भी इंडिया वालों को बताया नहीं कि आप ऐसा कर सकते हो। इससे क्या हुआ कि अगर कोई मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हो
और दिल्ली उस टाइम तो अंग्रेजों के ज़माने में तो ऐसा कुछ होता नहीं था कि पूरा इंडिया एक भारत होता था, मतलब एक पूरा इंडिया एक कंक्लूड होता था पूरा, ऐसा नहीं था। सब स्टेट अपने अपने बारे में सोचते थे। मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में एक एग्जांपल मान लेते हैं कि वहाँ पर ना उसका जो राजा है या उसकी जो जनता है उनके पास पैसा कम है, वो थोड़े गरीब है। उनको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बाहर वाला स्टेट के अंदर कौन कितना पैसा कमा रहा है। उनको लगता है कि हमारा राजा जो है वो भी थोड़ा गरीब है, तो हम भी थोड़ा गरीबी में जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, उनको मतलब भी नहीं था इस बात से कि हम कौन कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे हैं। तो इससे फ़र्क पड़ता है, वो तो राष्ट्रीय आय का फ़र्क पड़ेगा इससे। तो इसके बारे में भी उनको कुछ नहीं पता, कभी कोई नॉलेज नहीं दी गई, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे दोस्तों जो इस चीज़ को समझ पा रहे थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे। तो उसमें जो कुछ लोग थे ऐसे कौन कौन से, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर VKRV राव, RC देसाई, ये लोग थे जो इस चीज़ों पर भी काम करते थे। वो समझ पा रहे थे इन चीज़ों को कि भी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय भी पता होनी चाहिए। लेकिन उनके जो निकाले हुए जो आंकड़े हुआ करते थे ना दोस्तों, वो ज़्यादा सटीक नहीं होते थे, ठीक है ना, उनका कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। अब बात करते हैं कि कृषि क्षेत्र के बारे में। कृषि क्षेत्र के बारे में बात करें दोस्तों, तो पहले देखिए इधर आप कॉलम के अंदर देखिए, ये बॉक्स नंबर 1.1.2 के अंदर कि 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने कहा कि अब उन्होंने क्या कहा कि वो भारत में 2 बार घूमने आए, बंगाल के अंदर 2 बार घूमने आए, और उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर सूती रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर, मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात भी होता है। निर्यात का मतलब होता है दोस्तों, देखिए 2 शब्द है, निर्यात और आयात। तो निर्यात जो होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है कि अपने देश से बाहर कोई चीज़ बेची जाएगी तो वो निर्यात होगी। और एक दूसरा होता है कि आयात। आयात का मतलब होता है दोस्तों, जब बाहर किसी देश से कोई चीज़ खरीद कर अपने इंडिया में लेकर आए तो वो होता है आयात। तो जाहिर सी बात है, जब सामान को बेचोगे ज़्यादा बेचोगे तो यानी कि ज़्यादा निर्यात करोगे तो आपके बाहर का पैसा आपके इंडिया में ज़्यादा आएगा। लेकिन आप बाहर से सामान अगर ज़्यादा मंगवाओगे तो आपके इंडिया का पैसा ज़्यादा बाहर चला जाएगा, क्योंकि आप सामान के बदले में पैसा तो दोगे ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये क्या कहना चाहते हैं कि सूती रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर, मक्खन और प्रचुर मात्रा में निर्यात होता था। निर्यात होने का मतलब दोस्तों कि ये सब कुछ सामान हम दूसरे देशों में बेचते थे, यहाँ पर अपने आंतरिक उपभोग के लिए, यानी कि देखो बाहर तो बेच दिया दूसरे देशों में, लेकिन खुद के खाने के लिए, खुद पहनने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए या खाना खाने के लिए, जो कुछ भी खुद के अपने उपभोग के लिए भी गेहूँ, सब्जियाँ, अनाज, मुर्गे और मुर्गियाँ, बत्तख आदि भी भरपूर मात्रा में उत्पादन होता था। यानी कि हम भूखे नहीं रहते थे, हम बेच भी देते थे और अपने लिए रख भी लेते थे बड़ी मात्रा में। यहाँ पर सुअरों के बड़े बड़े झुंड और भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान है, और इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी और नदियों को काट काट कर बनाई गई नहरें, उनका भी जाल बिछाया हुआ था। देखो कितना प्रोसीजर, कितना सिस्टमेटिकली तरीके से चला हुआ है, आप समझिए इस बात को, ठीक है ना। इधर देखिए आगे कह रहा है कि कृषि क्षेत्र के अगर बारे में बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा, यानी कि जब तक अंग्रेज रहे, जब तक हमारा देश एक कृषि प्रधान देश ही बना रहा। हमने पहले हमारा बिजनेस होता जरूर था, अंग्रेजों के आने से पहले हम चीज़ें बेचते थे बाहर, लेकिन जब अंग्रेज इंडिया में आए तो कुछ कंडीशंस उन्होंने ऐसी बना दी कि हम किसान बन के रह गए, हमारे बिजनेस ठप हो गए, हमने बिजनेस करना ही छोड़ दिया, दूसरे देशों में अपना माल बेचना छोड़ दिया, हम सिर्फ खेती करते रह गए। यहाँ पे कह रहा है कि देश की लगभग 85% जो जनसंख्या थी वो किसान ही बन के रह गए। समझ रहे हो क्या चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं था कि सभी लोग, मैंने बोला ना कि 85% खेती करने लग गए थे लोग, लेकिन बाकी जो बच्चे हुए लोग थे वो थोड़ा बिजनेस भी कर लेते थे, लेकिन वो बिजनेस जो था वो इतने अच्छे लेवल का नहीं था जितने पहले होता था। सिर्फ रोजी रोटी कमाने का सिस्टम था, मतलब सिर्फ आपका काम चल रहा है, ऐसा कुछ बड़ा मतलब अच्छी चीज़ नहीं हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि उस टाइम ना खेती इस प्रकार की करने लग गए थे लोग कि जो ज़मीन की उर्वरकता है, पावर है जो खेती करने की, वो कम हो गई थी। ज़मीन से अनाज या कोई फसल उगाने की जो ज़मीन की जो ताकत होती है वो कम हो गई थी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक ज़मीन मैंने ली, उस ज़मीन के टुकड़े पर पहले मान लीजिए कि 5 kg का अनाज होता था, लेकिन वो ज़मीन की पावर अब कम हो गई। अब सेम ज़मीन जो है वो 4 kg का उत्पादन कर पा रही है, क्योंकि उसको ना खेती के अंदर फसल को उगाने की जो क्षमता है वो कम हो गई। सेम ज़मीन पर जहाँ 5 किलो होता था, अब 4 किलो हो रहा है, और धीरे धीरे ये 3 हो जाएगा, फिर 2 पे आ जाएगा, फिर 1 पे आ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ज़मीन जो होगी वो खराब हो जाएगी, वो फसल नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से उस टाइम खेती चल रही थी, ठीक है। कारण क्या था दोस्तों, कारण ये था कि ज़मीन को जिस चीज़ मतलब खेती के दौरान जिन उर्वरकों की ज़रूरत होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो क्या कहते हैं उसको, जो खाद की जो ज़रूरत होती है उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है ना, वो मिल नहीं रहा था उसको पोषक नहीं मिल रहे थे उस ज़मीन को, तो फसल को क्या देगा जब ज़मीन को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी देखा गया कि हमारी जो सालाना जो खेती में जो फसल उगती थी वो बढ़ रही थी धीरे धीरे। आप कहोगे आप सिर्फ 5 किलो की जगह उस ज़मीन पर 4 किलो उग रही है, तो फसल बढ़ कैसे रही है। देखिए फसल ऐसे बढ़ रही है कि आपने देखा कि 5 किलो की जगह 4 किलो हो रहा है, कोई बात नहीं, 5 किलो की जगह 4 किलो हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्या करा, ज़मीन का एरिया बढ़ा दिया खेती करने के लिए। देखिए क्यों, क्योंकि जो व्यवसाय करने वाले लोग थे वे भी खेती में आ गए। अब मान लीजिए कि किसी की कोई दुकान है, वो सिर्फ दुकान में बैठता है, सामान बेचता है, लेकिन उसको एक बार पता चला कि मेरी दुकान नहीं चल रही, तो उसके पास जो ज़मीन होगी जो खाली पड़ी थी पहले, अब उसमें खेती करने लग जाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरा व्यापार नहीं चल रहा, तो उसकी खेती में जो उगेगा अनाज वो भी तो टोटल जो अनाज की पैदावार हुई है पूरे देश के अंदर उसमें जुड़ेगा। तो ज़मीन बढ़ गई, तो उस ज़मीन बढ़ने की वजह से जो हमारा ओवरऑल जो खेती हुई वो बढ़ी हुई नजर आ गई, लेकिन ज़मीन की उर्वरकता जो थी वो घट रही थी। फसल तो बड़ी हुई दिख रही है हमें, लेकिन एरिया वाइज फसल कम हो रही है। अब इसके पीछे कारण क्या है, यहाँ पे कारण है जो अंग्रेजी जो राज के अंदर जो भू व्यवस्था थी, यानी कि जो ज़मीन के ऊपर फसल उगाने का जो सिस्टम होना चाहिए वो गड़बड़ हो चुका था।
ठीक है। साथ ही साथ जो हमारे ठेकेदार जो होते थे, ठेकेदार कह रहा हूँ, जो जमींदार होते थे, वो किसान का जो पैसा था वो ज़्यादा तौर पर मतलब खुद ही खा जाते थे अपने कमीशन के तौर पर, तो वहाँ पे भी किसानों को जो था वो नुकसान होता था। साथ ही साथ जो राजस्व व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों जिसको लगान बोल सकते हो आप या टैक्स बोल सकते हो। जब इन किसान जो फसल उगाता है तो उस फसल उगाने के बदले में उसको कुछ टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, है ना। जैसे आप इनकम टैक्स देते हो ना, पूरे साल आप कमाते हो, फिर उसमें से इनकम में से कुछ टैक्स जो है गवर्नमेंट को दे देते हो आप। या फिर आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो, मान लीजिए आप बिस्किट खरीदने गए हो या कुछ खाने का सामान खरीदने गए हो, कपड़े खरीदने गए हो, तो उसमें कुछ ना कुछ टैक्स लगता है, इनडायरेक्टली टैक्स लगता है उसको। आपको लगता है कि मैं 5 रुपये का पार्ले लेकर आया हूँ, लेकिन आप ध्यान से पढ़ना, उस 5 रुपये के पार्ले में आपके कुछ टैक्स भी होते हैं जो इंक्लूड होते हैं। आपको लगता है 5 का पार्ले ही पार्ले आया सर, लेकिन उसके अंदर कुछ टैक्स भी है जो कि गवर्नमेंट को जाएगा बाद में, उसी 5 रुपये के अंदर ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम टैक्स देते हैं हर चीज़ का। तो उस टाइम जो किसान होते थे जो खेती करते थे तो उस फसल का कुछ टैक्स भी देते थे, जिसको लगान बोला जाता है। तो उस टैक्स की एक रूल था, वो बहुत ही बेकार रूल माना जाता है। क्या रूल माना जाता है कि देखिए आपकी फसल अच्छी हुई है, आप फसल में से लगान दीजिए हमें, लेकिन किसी साल कुछ ऐसा हो जाए कि बारिश नहीं हुई है, फसल हो नहीं पा रही बारिश ना होने की वजह से, तो आपकी फसल कम हुई, लेकिन फिर भी जो आपके लगान की जब बात करी जाएगी तो लगान आपसे फिर भी उतना ही लिया जा रहा है। आपकी कमाई तो कम हुई है लेकिन आप लगान उतना ही ले रहे हो। तो इस वजह से क्या हुआ कि किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि कृषि का जो व्यवसायीकरण है वो होने लग गया था। कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि का व्यवसायीकरण का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, जब आप खेती करते हो, खेती में आप अनाज उगा रहे हो, सब्जियां उगा रहे हो, तो आप उनसे पेट भर रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है ना, पेट भर रहे हो, आप अपना काम चला रहे हो। लेकिन कृषि का व्यवसायीकरण कैसे कि जैसे मान लो आप खाने की जगह रुई उगाने लग जाओ, उस खेत में अनाज की जगह रुई उगा दी आपने, कपास उगा दी, तो आप कपास को खा नहीं सकते ना, आप कपास को क्या करोगे? बेचोगे, ठीक है। अब उसको बेचकर वहाँ से जो पैसा मिलेगा उससे आप अपने खाने का इंतजाम करोगे। तो इससे क्या हुआ कि अनाज की पैदावार कम होने लग गई। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि आपने कपास उगा तो दिया, लेकिन वो कच्चा माल है। आप अंग्रेज क्या कह रहे हैं? हमें कच्चा माल बेचो, लेकिन हम तो महंगा नहीं खरीदेंगे, हम सस्ता खरीदेंगे। होने क्या लगा कि जो किसान उन पर दबाव देने लग गए थे कि भी नहीं, आपको कपास ही उगाना है। उसके हालात ऐसे कर देते थे कि अगर उनको कपास उगाने के लिए बोला गया तो वो कपास ही उगाएगा। वो चाहता है अपने खेत में कि मैं अनाज उगाऊं, लेकिन अंग्रेजों के दबाव में आकर वो उस जमीन पर कपास उगा रहा है। अब कपास उगाने से क्या हुआ कि उस जमीन पर उसने खेती करके अपने खाने का भी कुछ नहीं उगाया, कपास उगाया, और कपास में मान लीजिए उसने 10 रुपये का खर्चा किया, ठीक है ना। तो अब किसान ने अगर 10 रुपये का खर्चा किया तो उसे कम से कम 11 रुपये तो मिले। देखो 1 रुपया मैं ज़्यादा नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है कि 10 की जगह कम से कम 1 रुपया तो मिले उसको बेनिफिट में। लेकिन नहीं, वो क्या कहेंगे, नहीं हम तो 9 रुपये में खरीदेंगे। और 9 रुपये तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, वो कम में ही खरीदते थे। पहले तो किसान पर दबाव बनाया कि नहीं आप कपास ही उगाओ, फिर उगाने के बाद उससे बोल रहे कि नहीं हम तो 9 रुपये देंगे, तुम्हारा मन करे तो बेचो, नहीं करता तो मत रहने दो, तुम जाओ। अब जिस बंदे ने, जिस किसान ने इतना मेहनत करके, इतना खर्चा करके वो खेती उगाई है, वो 10 रुपये उसके लग गए और 10 के 10 जा रहे हैं, तो इससे अच्छा वो सोचता है चलो 1 रुपया लॉस में चले जाते हैं, 9 रुपये तो आ रहे हैं। इस व्यवसायीकरण की वजह से कृषि जो थी वो ठप हो गई। क्यों? क्योंकि कई किसानों ने सोचा कि जब हमें कुछ बेनिफिट ही नहीं होता तो हम खेती क्यों करें, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ना शुरू हो गया, ठीक है। आगे हम बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। औद्योगिकी की अगर बात करी जाए तो अंग्रेजों मतलब उस टाइम पूरी दुनिया के अंदर एक औद्योगिक क्रांति चल रही थी, ठीक है ना। उस औद्योगिक क्रांति के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? मशीनें यूज़ में आने लग गई थी, और उस मशीनों की वजह से क्या होता था कि जो चीज़ें हाथ से बनती थी वो चीज़ें मशीनों से बनने लग गई। अब क्योंकि वो मशीन से बनेगी तो जल्दी बनेगी और एक कम समय में ज़्यादा भी बनेंगी, और क्योंकि मशीन जो होती है काफ़ी प्रॉपर तरीके से काम करती हैं, काफ़ी मतलब सटीक तरीके से काम करती है, तो चीज़ें सुंदर भी बनती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई कपड़ा बना रहे हैं, उसको हाथ से बुन रहे हैं, तो हाथ से बुनने में उस कपड़े को बनाने में समय भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, लेकिन और उसमें सफाई भी नहीं आएगी। लेकिन अगर मशीन से बनाएंगे तो कम समय में वो कपड़ा जल्दी भी बनेगा। एक दिन में मतलब जितने समय में वो आम आदमी हाथ से एक कपड़ा बना पाता था, उतने समय में हज़ारों में वो कपड़े बन जाएंगे। और क्योंकि वो मशीन बना रही है तो पूरी सटीकता से बनेंगी, सुंदर बनेंगी, साफ लगेंगी, अच्छे लगेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों कि जब आप मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ 10 दिन में एक चीज़ बनाई, एक प्रोडक्ट बनाया, तो आप उस एक प्रोडक्ट के अंदर ये सोचोगे कि मैं क्यों ना इस एक प्रोडक्ट को इतने रुपये में बेचूं कि मैं 10 दिन में, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो है 10 दिन में बनकर तैयार हो रहा है, तो मैं उस प्रोडक्ट को इतने में तो बेच ही दूँ कम से कम कि मुझे 10 दिन का खाना मिल जाए खाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वो एक ही दिन में 10 चीज़ें बना दे। देखिए उल्टा हो गया बिल्कुल। कहाँ तो वो 10 दिन में एक चीज़ बना रहा था तो 10 दिन के पैसे मांग रहा था कि मुझे एक दिन में ऐसा पैसा, इतना पैसा मिल जाए कि अगला प्रोडक्ट इतने बनकर बिकने का टाइम आए तो मैं 10 दिन का मैं खर्चा निकाल लूँ, क्योंकि वो 10 दिन में बनकर तैयार होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वो एक ही दिन में 10 चीज़ें बना दे रहा है। अब वो 10 चीज़ें बेच के सोचेगा कि मेरा एक दिन में अगर मैं 10 चीज़ बनाता हूँ तो ये सोचेगा कि मैं 10 चीज़ें बेचकर इतने पैसे कमा लूँ कि मेरा एक दिन का खर्चा चल जाए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वो कम रुपये में ही बेचेगा। अब जब वो कम रुपये में बेचेगा तो एक बंदा तो 100 रुपये में बेच रहा है उसी चीज़ को, और एक बंदा आके बोल रहा है मैं 40 में बेचूंगा। तो सोचिए कि आप 100 रुपये की चीज़ क्यों खरीदेंगे? उसी चीज़ को आप 100 रुपये में क्यों खरीदेंगे जब आपको 40 में मिल रही है, और साथ ही साथ आपको मशीन से बनी हुई मिल रही है, सुंदर मिल रही है, अच्छी मिल रही है, तो जाहिर सी बात है आप 40 की खरीदोगे। अब धीरे धीरे 100 रुपये वाले का क्या होगा, मोरल डाउन हो जाएगा। वो सोचेगा मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना समय लगाता हूँ, और इसके बावजूद मुझे 100 रुपये में बेचने के बावजूद मुझे इतना मुनाफा नहीं मिल रहा, और वो बंदा 40 में बेचे जा रहा है, मैं 40 रुपये में कैसे बेच दूँ? तो क्या करेगा? वो चीज़ों को बनाना बंद कर देगा। 100 रुपये बनाने वाला जो 100 रुपये में चीज़ बना रहा है वो उस चीज़ को बनाना ही बंद कर देगा। कह देगा मुझे कुछ बच नहीं रहा है, इससे तो अच्छा है मैं खाली बैठ जाऊँ, इतनी मेहनत करके भी मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो अब जैसे ही 100 रुपये वाला बैठा अपने घर कि मुझे कुछ नहीं करना, वो 40 वाले का रेट अब 150 रुपये हो जाएगा। अब क्योंकि कंपटीशन खत्म कर दिया है, तो जो बाकी लोग थे जो 40 रुपये में खरीद रहे थे, अब वो 150 में खरीदने के तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस 40 रुपये के अलावा मार्केट में कोई बैठा ही नहीं है बेचने के लिए। 100 रुपये वाला तो अपने घर बैठ गया। अब हम लोगों की मजबूरी हो गई कि वो 40 रुपये की चीज़ 150 रुपये में खरीदेंगे। तो औद्योगिकीकरण होने की वजह से ये हुआ, ठीक है दोस्तों।
लेकिन ऐसा नहीं था कि इंडिया के अंदर भी हमने कुछ किया नहीं था, बिजनेस हमारे चल नहीं रहे थे। कुछ बिजनेस थे जो चल रहे थे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे टिस्को है, देखिए यहाँ पे आपको टिस्को दिख रहा होगा। टिस्को ये है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि टाटा कंपनी की है, जाहिर सी बात है। इसकी 1907 में जो था उद्घाटन हो गया था, मतलब काम करने लग गई थी 1907 के अंदर। और इसके साथ साथ कुछ और भी कंपनियां थी, जैसे भी हमने बात करी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी और सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए। लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई इतना कुछ होने के बाद ये फैक्ट्री खुल तो रही थी, लेकिन अच्छे लेवल पे कमा नहीं रही थी। सिर्फ मतलब ये लगा लो कि सिर्फ काम चल रहा था। कहीं ना कहीं पैर जमाने की कोशिश तो करी इन लोगों ने, लेकिन अच्छा वो बड़े लेवल का काम कर नहीं पाए। कारण क्या था कि आप जब इतना बड़ा लेवल पर बिजनेस करते हो तो आपको काफ़ी पैसे की जरूरत होती है। तो उस प्रकार के लोग हमारे इंडिया के अंदर कम थे। और बाहर का बंदा जो होगा कोई दूसरे देश का, वो हमारे गुलाम देश पर जो कंपनियां खुली हैं उन पर क्यों इन्वेस्ट करेगा। इस वजह से हमारी जो इंडिया की जो जीडीपी थी, जीडीपी का मतलब दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी। आप न्यूज़ में कई बार सुनते भी होंगे जीडीपी। हम आगे आपको समझाएंगे भी कि एक्चुअली जीडीपी होता क्या है और ये कैसे कैसे यूज़ में आता है, ठीक है ना। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू थी ये भी काफ़ी कम हो रही थी। क्यों कम हो रही थी? जैसे कि मैंने बताया, आप दूसरे देश से खरीद जाते रहे हो, अपना पैसा दूसरे देश में भेज रहे हो, मतलब आप सामान खरीदोगे तो पैसा आपका लेके जाएगा वो, ठीक है ना। और अपना सामान उनको बेच नहीं पा रहे हो, यानी कि उनका पैसा अपने देश में आ नहीं पा रहा है। यानी कि धीरे धीरे हमारा देश का पैसा कंट्री से बाहर जा रहा है। हमारे जो खाते हैं, हमारा जो बैंक है वो खाली होने लग रहा है। हम गरीब हो रहे हैं धीरे धीरे धीरे, ठीक है ना। साथ ही साथ अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे इंडिया के अंदर ही कुछ और भी चीज़ें की। जैसे भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेल बनाई, विद्युत का उत्पादन शुरू किया, यानी कि बिजली बनानी शुरू करी, कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ाया, संचार बढ़ाया। मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे कि जैसे भी चिट्ठी वगैरह जो अब डाक के थ्रू जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनका लेवल बढ़ाया, ठीक है। बंदरगाह बनाई, ठीक है। इस प्रकार के काम किए उन्होंने। लेकिन आप देखोगे कि ये जो टिस्को की हमने बात करी, इनका जो मतलब जो बिजनेस हमने बनाए थे, जो छोटी मोटी कंपनी हमारे यहाँ पे खुली थी, इनका जो मतलब पहुँच थी ये सिर्फ यहीं तक थी। कहाँ तक थी? ये रेल में, विद्युत उत्पादन में, संचार बंदरगाह यहीं तक रह गई थी, आम आदमी तक पहुँच नहीं पा रहा था, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि ये ना कहीं देखा जाए तो अंग्रेज इस चीज़ का फायदा भी उठा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उनको रेल वगैरह जो पटरियाँ बिछानी थी, जो सड़कें बनानी थी, इन चीज़ों में इन लोगों की जरूरत थी। और वो ये जो कुछ भी बना रहे थे, रेल वगैरह या जो भी सड़क बना रहे थे, वो हमारे देश के फायदे के लिए नहीं बना रहे थे, वो अपने फायदे के लिए बना रहे थे ताकि अपना बिजनेस को फ्लोली चला सकें। अगर बात करें जाए विदेशी व्यापार, यानी कि 1.5 वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें विदेशी व्यापार के बारे में, तो हमने देखा कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारा पूरी दुनिया पर काफ़ी अच्छे से बिजनेस चलता था, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। लेकिन क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने ये चीज़ें देखनी शुरू करी और अपना इंपैक्ट डालना शुरू करा, तो उसमें एक विदेशी व्यापार का भी एक सिस्टम था। उसके अंदर उन्होंने क्या चेंज किया उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको 100 रुपये और 40 रुपये का एग्जाम्पल बताया, वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी लगता है कि जब आप मान लीजिए कि आप अमेरिका में सामान बेचने जा रहे हो, ठीक है, तो उस जगह पर वही चीज़ 40 रुपये में बिक रही है, ठीक है ना। वही चीज़ आपकी 40 रुपये में बिक रही है किसी और कंपनी की। लेकिन आप इंडिया वाले अगर अमेरिका में जाकर सेम चीज़ बेचना चाहते हो, लेकिन मान लीजिए कि आपकी वो चीज़ वो भी 40 रुपये में बिकेगी वहाँ पर, मान लीजिए 100 रुपये की नहीं 40 रुपये की, 100 रुपये वाला एग्जाम्पल तो आप समझ गए। लेकिन मान लीजिए कि उस कंट्री के अंदर, दूसरी कंट्री के अंदर वो चीज़ 40 रुपये में बिकती है और आपकी प्रोडक्ट भी 40 रुपये में बिक सकता है और आप मुनाफा भी कमा सकते हो। लेकिन आप जब इंडिया से बाहर जाओगे तो जब ये आपका बॉर्डर है, मान लीजिए कि आपका बॉर्डर है ये वाला, आप जब बॉर्डर क्रॉस करके जाओगे ना तो आपसे बॉर्डर टैक्स मांगा जाएगा कि बॉर्डर क्रॉस करने का टैक्स दीजिए और उस 40 रुपये पर टैक्स लगा दीजिए। मान लीजिए कि सिर्फ 10 रुपये का टैक्स लगाया, ये चीज़ अब 50 रुपये की हो गई। आप सोचिए कि सेम चीज़ आपको दूसरे देश में 40 रुपये की और 50 रुपये की मिल रही है, आप 40 की खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? आपका टैक्स बढ़ा गया, टैक्स लगा के, आप चाहते रहे हो कि मैं कम में बेच दूँ, अपना मुनाफा भी कम कर दिया आपने कि मेरी चीज़ बिक जाए किसी तरीके से, लेकिन आप पे टैक्स लगा दिया कि नहीं, आप पे टैक्स लगेगा, बॉर्डर टैक्स लगेगा और मतलब आपको वहाँ पर जब बेचोगे तो 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे टैक्स के। अब वो चीज़ 50 रुपये की हो गई, तो कंपटीशन वही चीज़ आ गई ना, 40 रुपये वाला बिकेगा, 50 रुपये वाला नहीं बिकेगा, तो हमने बाहर बेचना भी बंद कर दिया, समझ रहे हो। और यहाँ पे हमने क्या किया कि ऐसी कंडीशन हो गई कि अब हमने माल बनाकर बेचने के बजाय कच्चा माल बेचना शुरू कर दिया। ठीक है यार, हमारा माल तो बाहर बिक नहीं रहा है, कंडीशन ऐसी हो गई, हम कच्चा माल ही बना लेंगे, तो हमसे कच्चा उठाओ और ले जाओ अपने देश के अंदर, बनाओ जो तुम्हारा मन करे। उस वजह से क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन की सिस्टम खत्म हो गई, हमने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। हालात ऐसे हो गए दोस्तों, हालात ऐसे हो गए कि हमारा जो व्यापार था वो सिर्फ इंग्लैंड के साथ रह गया। हाँ, लेकिन यह है कि साथ साथ हमारे जो चीन है, श्रीलंका, ईरान है, इनके साथ भी छोटा मोटा हमारा व्यापार हो जाता था, लेकिन वो उतना इंपैक्ट नहीं डालता जब इंग्लैंड वालों को छोड़कर उनके साथ बिजनेस करने लग जाए। ठीक है, इंग्लैंड वालों के साथ मैक्सिमम उन्हीं के साथ होता था, तो ऐसा सिस्टम हमारा काफ़ी कंडीशन खराब हो गई। हमारे यहाँ पर आयात से ज़्यादा निर्यात से ज़्यादा आयात बढ़ गया हमारा, यानी कि आ रही थी चीज़ें बिकने के लिए जा नहीं रही थी बाहर। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हुआ, इसके पीछे एक कारण और भी था कि जब इंग्लैंड शुरुआत में हमारे यहाँ पर सामान बेचने और खरीदने के लिए आया, तो अब इस जरा मैप को देखिए, आपको ये भारत दिख रहा होगा। ठीक है, भारत से जब पहले शुरुआत में जब सामान जाता था तो यहाँ से होते हुए जाता था ऐसे पानी की जहाज से, और फिर यूनाइटेड किंगडम में जाकर जो कच्चा माल था वहाँ पहुँचता था, और फिर यहीं से कच्चा इसी रास्ते से वापस होते हुए इंडिया में वो बेचने आते थे। लेकिन फिर स्वेज नहर बन गई, और स्वेज नहर का जो रास्ता है दोस्तों वो ये है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से माल बेचना थोड़ा आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? एक तो रास्ता छोटा है, सॉरी यहाँ से देखिए, यहाँ से हो गया, रास्ता छोटा है ना, तो रास्ता छोटा होने से क्या हो गया, समय कम लगा आपका, पैसा कम लगा आपका। ठीक है ना, और एनर्जी तो कम लगेगी जब आपको रास्ता कम तय करना पड़ेगा, तो बिजनेस और बड़े लेवल पर होने लग गया। अब देखिए, इधर हम बात करेंगे जनांकीय परिस्थिति, यानी कि जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो जनसंख्या है उसके बारे में, उसकी परिस्थिति कैसी थी। बेसिकली दोस्तों,
1881 में जनगणना जो थी वो पहली बार एक अच्छे तरीके से की गई थी। नहीं तो अगर बात करी जाए तो 1872 में पहली बार इंडिया के अंदर एक जनसंख्या शुरुआत की गई थी, जनसंख्या कितनी है उसको टैली करना शुरू किया गया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से 1881 में शुरू की गई। और जब 1881 में जनसंख्या शुरू की गई तो उस टाइम काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन थी हमारी इंडिया के अंदर। लेकिन कुछ समय के बाद जब 1921 की बात आई, 1921 में देखिए 1981 में जब शुरू हुआ तो हर 10 साल बाद जनसंख्या शुरू हुई हमारे यहाँ पे, मतलब जनसंख्या का टैली करते हैं वो हर साल शुरू हुआ, जो कि आज भी कंटिन्यू है। जैसे मान लीजिए 2021 की जनसंख्या, फिर 2031 की, 2041 की, ऐसे जनसंख्या कैलकुलेट होती रहेगी हर 10 साल में। लेकिन जब 1921 आया तो उस टाइम ना जनसंख्या हमारी काफ़ी कम हो गई थी, काफ़ी कम घट गई, मतलब काफ़ी कम हो गई। तो इससे क्या हुआ, इसका फायदा क्या था, जनसंख्या काउंटिंग करने से फायदा ही होगा कि 1921 में हमें पता चल गया कि हमारी जनसंख्या कम हो गई। कारण क्या था, बीमारियों का फैलना, लोगों का भूखा मर जाना, ठीक है, अच्छी मेडिकल सुविधाएं ना होना। यहाँ से तुम अगर अंदाजा लगाओ, एजुकेशन अच्छा ना होना, एजुकेशन जब अच्छी होती है तो हम अपना खुद भी वैसे भी ध्यान रख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एजुकेशन के बारे में, अगर बात करी जाए तो 16% से भी कम एजुकेशन थी हमारे इंडिया के अंदर उस वक्त। और अगर महिलाओं की बात करी जाए तो 7% से भी कम थी। और ये तो उन लोगों का है दोस्तों जो पढ़े लिखे थे, थोड़े से एजुकेटेड लोग थे, यानी कि थोड़े अमीर हैं या एजुकेटेड लोग हैं, उनकी जनसंख्या हो पाई थी। जो गरीब तबके के लोग थे, जो छोटे छोटे, जैसे आप आज अगर आप आज के दौर में जनसंख्या देखें, उसको जब जनसंख्या करने के लिए लोग आते हैं, जनगणना करने के लिए आते हैं, तो वो हर घर में जाते हैं, छोटे छोटे घर में भी जाते हैं, एक एक बंदे का पूरा ब्यौरा लेकर आते हैं। पहले उस टाइम ऐसा नहीं था, बड़े बड़े लोगों का ले लिया, ठीक है भाई कितने लोग परसेंटेज, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं, तो वो 16% भी नहीं थे। लेकिन अगर गरीब लोगों को भी जोड़ लिया जाता ना दोस्तों, सारी जनसंख्या को जोड़कर फिर टैली किया जाता तो 16% से भी कम की जनसंख्या निकलती। मेरा मानना यह है कि 10% भी नहीं मिलते आपको उस टाइम पढ़े लिखे लोग, ठीक है। और उस वजह से क्या हुआ कि पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको बीमारियों के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी, साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते थे, क्योंकि कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो चुकी थी उस वक्त, मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी लोगों को, ठीक है ना। और उस वजह से क्या हुआ था कि जो आपकी जो ग्रॉस डेथ रेट है, यानी कि सकल मृत्यु दर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर कंपेयर करा जाए आज के दौर में, आज जो है ना 33 प्रति हज़ार हो गई है डेथ रेट, यानी कि अगर 1000 लोग हैं पैदा हुए, मतलब 1000 लोग जो हैं, 1000 लोग पैदा होते हैं तो 33 लोग मर जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त क्या था, उस वक्त 218 लोग प्रति 1000 रुपये मर जाते थे, यानी कि 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो 218 बच्चे मर गए। सोचिए कितनी बेकार कंडीशन रही होगी। आज के दौर में अगर देखा जाए तो एवरेज एज 69 है। क्या है दोस्तों, एवरेज एज हर इंसान की 69 है इंडिया के अंदर। बेसिकली आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको कुछ और भी डाटा मिल सकता है, लेकिन आप ओवरऑल लेके चलिए कि 69 आज के डेट में हमारे जो है, मतलब मान लीजिए कि अगर 100 लोग हैं और 100 लोग में अगर उन सबकी एज को जोड़ा जाए और बटे में 100 कर दिया जाए तो आपकी ना हर बंदे की एक एवरेज एज निकल जाएगी, ठीक है। वो है 69। ऐसा नहीं है कि सब 69 होकर होते ही मर जाएंगे, कोई ऐसा भी होगा कि जो 100 साल का होकर मरे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो पैदा होते ही मर जाएंगे, यानी कि 0 से 100 की एज के लोगों का अगर एवरेज निकाला जा रहा है तो वो 69 आ रहा है। लेकिन उस दौरान अगर देखा जाए दोस्तों तो उस दौरान 32 साल थी बस। सोचिए आधी हो गई 69, आधी से भी कम। आज 69 के होके मर रहे हैं, उस टाइम 32 साल के होके मर जाते थे। सोचिए क्या हाल रहा होगा। मेडिकली भी कंडीशंस खराब थी काफ़ी, और खाने पीने का बंदोबस्त नहीं था, उससे भी लोग मरते थे। कपड़े नहीं होते थे तो सर्दी में मर जाते थे, समझ रहे हो। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे रह रहे हैं लोग। चलो व्यावसायिक संरचना की बात करते हैं। जब बात करें कि यहाँ पर हम जनसंख्या को बांटें अगर, तो देखिए आप देख रहे होंगे कि आपका 70 से 75% जो है जनसंख्या किसी कृषि में लगी हुई थी। कृषि जो है सबसे बड़ा व्यवसाय था उस टाइम, ठीक है ना। जिसमें से 10% जो जनसंख्या थी वो विनिर्माण के अंदर, यानी कि कंस्ट्रक्शन के अंदर, फैक्ट्री में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लगी रहती थी, या मतलब जो घर बनाने वाले मिस्त्री मजदूर होते हैं उसमें 10% की जो जनसंख्या थी वो थी। बाकी जो 15 से 20% जो जनसंख्या बच गई, ठीक है ना, उनको ही रोजगार मिल पा रहा था, ठीक है। 70-75 तो कृषि में लगे हुए हैं, 10% अपना लेबर का काम कर रहे हैं। सिर्फ 15-20% ही लोग होते थे जिनको रोजगार मिलता था, जैसे भी अंग्रेजों के लिए ऑफिस में काम करना, आर्मी में काम करना, पुलिस फोर्स में काम करना, सिर्फ इतने ही लोग थे जिनको नौकरी मिल रही थी। साथ ही साथ क्या था दोस्तों कि अगर पूरे देश की बात करी जाए तो आप देखोगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास के अंदर जो जगह आती थी, जो कि आज का तमिलनाडु भी है, आंध्र है, कर्नाटक और केरल के प्रांत आते हैं उसके अंदर, उसमें मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। मतलब जो कृषि क्षेत्र थे ना उसमें लोग कम काम करने लग गए थे। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में, राजस्थान और उड़ीसा, यहाँ के जो लोग थे वो कृषि में लगे हुए जो लोग थे उनकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब देखते हैं 1.8 आधारित संरचना। आधारिक संरचना में हमने देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान, यानी कि जब अंग्रेजों का यहाँ पर राज था, तो उन्होंने देश के अंदर रेल बनाई, पतन बनाए, जल परिवहन बनाए, डाक और तार बनाए, ठीक है ना। तो मैंने बताया भी मैंने आपको कि ये इन्होंने इंडिया वालों के लिए नहीं बनाए थे कि भाई आपके फायदे के लिए हम चीज़ें बना रहे हैं। कई बार हम क्वेश्चन जब पूछते हैं या डिस्कस करते हैं तो इस बारे में बोला जाता है कि भाई बताइए अंग्रेज अगर नहीं आते तो क्या होता। हम कहते हैं कि भाई रेल नहीं आती, सड़क नहीं आती, ठीक है एक पॉइंट के लिए, लेकिन वो हमारे लिए नहीं करके गए थे, वो अपने लिए करके गए थे। कि मान लीजिए कि उनको किसी दूर इलाके से यहाँ से कोई सामान लेना और यहाँ पहुँचाना है, तो इसके बीच की दूरी को तय करने में समय लगता था, और समय ज़्यादा लगेगा, कच्चा माल देर से मिलेगा तो प्रोडक्शन देर से होगा, प्रोडक्शन देर से होगा तो बिकेगा देर से बिकेगा तो पैसा देर से आएगा। तो जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए ट्रेन बिछा दो, सामान फटाफट उठ कर आएगा, फटाफट प्रोडक्शन होगा, फटाफट पैसा आएगा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपने ही फायदे के लिए बनाई थी, ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने और लोगों के लिए बनाया था।
ठीक है ना दोस्तों। तो ओवरव्यू इस पूरे चैप्टर का यही है, निष्कर्ष जो है आपका दिख रहा है आपको, निष्कर्ष आप पढ़िए, आपको यही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको बेसिक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी मेरा तो मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि एक बार आप पर्सनली इस चैप्टर को जरूर पढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है, समझाने का हमारा कर्तव्य है, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको ऐसा ना लगे कि आप कुछ नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, जल्दी से समझ पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखिए लास्ट में बोल रहा हूँ, शुरू में नहीं बोला मैंने, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर अगले किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।